आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन और इसकी दो टाइप्स, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको है। सेकंड बात आएगी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो ये होती है थ्री डायमेंशनल arrangement of atom in space। ये असल में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट एटम की होती है स्पेस में। मतलब मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है, ये वाला, ये मैंने इसका एक फॉर्मूला, मैं कहता हूं इसके इर्द गिर्द ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, यहां पे हमारे पास सी लगा हुआ है या डी कह लेते हैं, और यहां पे मेरे पास ई लगा हुआ है। अब मैंने देखा कि यहां पे इस कार्बन के साथ एक ए बी जबकि डी आउट ऑफ द प्लेन है। इस वेज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आउट ऑफ द प्लेन, जबकि जो डैश वेज स्ट्रक्चर होती है या डैश वेज लाइन, उसका मतलब होता है इन टू द प्लेन। ये वाला जो ग्रुप है ये पीछे की तरफ है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके बनाऊं, इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाली बन सकती है। इसी तरह मैंने क्या किया, सिर्फ एक दो ग्रुप को यहां पे चेंज करूंगा, यहां बी लगा दिया। अब मैंने क्या किया, सामने की तरफ ई ले आया, जबकि पीछे बैक की तरफ डी ले गया। अब ये भी कॉन्फ़िगरेशन सेम मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स की तरतीब और है, इसमें एटम्स की तरतीब और है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करना चाहूं तो इसको इस तरह और ज्यादा चेंज कर सकता हूं, ये वाली भी अरेंजमेंट हो सकती है। मैंने क्या किया, सेम काम इन दोनों का आपस में चेंज कर दिया, यहां पे बी ले गया, यहां पे ए ले आया, यहां पे वही ई रह जाएगा, और यहां पे मेरे पास बी आ जाएगा। सेम मॉलिक्यूल डिस्पोज किया हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट स्पेस में चेंज होती जा रही है। अब इस अरेंजमेंट के लिए हम वर्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि किस एटम में या किस मॉलिक्यूल में एटम्स कहां कहां पे मौजूद है। अब ये जो वर्ड कहां कहां का है, इसके हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एटम की, उस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब कॉन्फ़िगरेशन को ना दो तरीकों से हम बयान करते हैं, या इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कहता है 1950 तक यूज की जाती रही है, टिल 1950। 1951 के बाद क्या हुआ, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। उससे पहले हम जितने भी कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करते थे, हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। अब वर्ड रिलेटिव का क्या मतलब है, रिलेटिव हम आमतौर पे इंग्लिश का वर्ड है, जिसका उर्दू मतलब यह है कि रिश्तेदार, जिसको आप जानते हैं, जिससे कोई ना कोई रिश्ता हो, उसको रिलेटिव कहते हैं। अब सेम इसी तरह हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स की तरतीब किसी के साथ जोड़कर निकालना। जब मैं कहता हूं ये मेरा चाचू है, बस मैं बता रहा हूं ये मेरे रिश्ते में ये है, इसके साथ मेरा ये रिश्ता है,
सेम इसी तरह अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसको किसी से मिला के ये बताएंगे इसकी इस तरह की अरेंजमेंट है, उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हम किसी से कंपेयर करके निकाल रहे हैं उस चीज को। अब जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो वहां पे कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूज लाजमी यूज होता है। मसलन मैं कहता हूं जी मेरा वजन 80 किलोग्राम है, मैंने कहा मेरा वजन 80 किलोग्राम, लास्ट मैंने वर्ड किलोग्राम लिखा, असल में मैं अपना वजन को किलोग्राम से कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर करके फिर मैंने निकाला है। सेम इसी तरह हम कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए। अब कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड कंपाउंड रखा गया, वो था ग्लेसर एल्डिहाइड। स्टैंडर्ड कंपाउंड की बात करते हैं, यहां पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर स्टैंडर्ड कंपाउंड की बात करेंगे। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। The configuration of a compound, किसी भी कंपाउंड की या फिर मॉलिक्यूल कह सकते हैं या फिर कायरल मॉलिक्यूल, यहां पे हम क्या कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। रिलेटिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंपाउंड विद रेफरेंस के हवाले से, विद रेफरेंस टू आर्बिट्रेरी assign configuration of रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब इसका मुवाजना करते हैं जिसको हमने आर्बिट्रेरी तौर पर कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब ख्याली, यानी जिसको हम खुद दें, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है कि इसको हमने इस वजह से ये नाम दिया है, सही है, उसको कहते हैं सिर्फ हम हमारी मर्जी, हमने इसको डी दे दी या एल दे दी, जो भी हमने नाम देना है उसको एक नाम दे देते हैं ताकि हम पता चल जाए इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है। आर्बिट्रेरी असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेफरेंस कंपाउंड, of reference compound, और इसको हम क्या कह रहे हैं, of reference compound is called relative configuration। अब यहां मैंने कहा है रेफरेंस कंपाउंड, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अगर रेफरेंस कंपाउंड नहीं कहना तो आप रेफरेंस मॉलिक्यूल कह दें। अब यहां पर रेफरेंस कंपाउंड कौन सा रखा गया, इसके लिए हम यूज करते थे ग्लेसर एल्डिहाइड। ग्लेसर एल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस कंपाउंड लिया गया, ये हमारे पास रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब इसका क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। हम पहले थोड़ा एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, दरम्यान में कार्बन होता है, एक साइड पे CHO ग्रुप लगा होता है, यहां पे CH2OH, यहां पे OH और यहां पे H। ये हमारे पास ग्लेसर एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। हमारे पास ग्लेसर एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू लिखूं ना तो आपके लिए इजी भी होगा नेक्स्ट टाइम जब हम लिखेंगे। तो इसके फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू इस तरह कुछ फॉर्मूला होगा। हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाना सीखा है, वो क्या करते हैं, हम इस तरह का एक क्रॉस लगा लेते हैं। क्रॉस लगाने के बाद जो ग्रुप है, ये दरमियान में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने CHO लिख देना है, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे CH2OH। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ये हमारे पास ग्लेसर एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जो साइंटिस्ट ने कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से दिया था वो क्या था, इसको हम कहेंगे डी। ये डी ग्लेसर एल्डिहाइड है। अब किस हवाले से दिया, उसने कहा जिस ग्रुप में OH, हमारे पास जो OH ग्रुप है
वो राइट साइड पे होगा, उसके लिए हम डी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, यानी वर्ड डी यूज करना है। क्या करना है हमने, ये हमारे पास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हमारे पास। इसके बाद अब डी का मतलब क्या है, डी हमने वहां पे लिखना है जहां पर OH ग्रुप जो लास्ट कायरल कार्बन होगा उसमें OH ग्रुप राइट साइड पे हो। यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड में लिख देते तो यहां पे कि डी क्यों लिखा है हमने, डी इज रिटन, डी हम लिखते हैं विद दोज कंपाउंड, विद दोज कंपाउंड, उन कंपाउंड के साथ लिखेंगे इन विच द लास्ट, जहां पर जो लास्ट कायरल कार्बन होगा, लास्ट कायरल कार्बन है और हैज, यहां पे लास्ट वाला कायरल कार्बन जो है वो रखे OH ग्रुप ऑन राइट साइड, OH ग्रुप ऑन राइट साइड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पे डी क्यों लिखा। अब साइंसदानों जिन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन दी थी उन्होंने भी इसी चीज को बुनियाद बनाया कि जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप R जो होगा वो हमारे पास राइट साइड पे होगा, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, जो भी है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अगर मैं यहाँ पे इसका एनेंशियोमर बनाऊं, यहाँ मिरर लगाऊं, मिरर लगा के इसका एनेंशियोमर बनाऊं ना, तो हमारे पास भी कुछ इस तरह का बनेगा। मैंने यहाँ मिरर लगा दिया है, ये हमारे पास क्या है, मिरर। मिरर लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसका बिल्कुल मिरर इमेज साइड पे बनाने लगा हूं। ये देखिएगा यहां पे HO, यहां पे हमारे पास CHO ही बन जाएगा, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पे हमारे पास H आ जाएगा इस साइड पे और यहां पे CH2OH आ जाएगा, CH2OH। अब ऐसा मोलिक्यूल जिसमें लास्ट वाले कार्बन एटम पर जो, या लास्ट वाले कायरल कार्बन एटम पर OH ग्रुप हो, वो लेफ्ट साइड पे हो, जहां पर लेफ्ट साइड पे हो वहां पे लिखेंगे L। ये बात याद रखिए, कैपिटल L हम यूज करते हैं। ये मेरे पास क्या है, L ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये बात याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इससे दूसरे कंपाउंड का कंपैरिजन करके निकालना भी सीखेंगे। ये अभी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कंपाउंड है हमारे पास, बाकी हम जाना है दूसरी तरफ कि दूसरे कंपाउंड किस तरह कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास बन गया कंपाउंड। अगर मैं यहां पे इस मॉलिक्यूल पे गौर करूं, मैंने इसके साथ L क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप राइट साइड पे है। अब इसकी भी रीजन लिख रहे थे, L क्यों लिखा, DL इज रिटन, L हमने लिखा है रिटन विद दोज कंपाउंड, विद दोज कंपाउंड, हमने उन कंपाउंड के साथ लिखना है इन विच, जिसमें, इन विच लास्ट कायरल कार्बन एटम हैज OH ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड। इस वजह से हमने इसके साथ L लिखा है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है।
बस ये बात दो अभी तक जो पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी कंपाउंड की लिखना चाहते हैं तो इसमें दो बातें अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, वो ये कि डी किसके साथ लिखना है और एल किसके साथ लिखना है। तो ये हमारे आम जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक होती है डी ग्लूकोज और एक होती है एल ग्लूकोज। वो जो डी और एल कैपिटल लिखे होते हैं, एक डी और एल स्मॉल भी होते हैं, उनको कुछ अलग मतलब वो लास्ट में जाके इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या मतलब है। फिर भी हमारे पास हमने ये बात जान ली कि हमने इसके साथ एल क्यों लिखा है। अब इसके बाद आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। चांद एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम हमारी कॉमन लाइफ के अंदर जो चीज यूज हो रही है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ग्लूकोज, एक होती है डी ग्लूकोज, एक होती है एल ग्लूकोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एल ग्लूकोज? सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि उन दोनों में असल में फर्क क्या है। मैंने यहां पे क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है ग्लूकोज में, यहां पे OH H OH OH, यहां पे H, यहां पर H, यहां पर हमारे पास आ जाएगा OH और यहां पर भी H। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं हमारे पास डी ग्लूकोज है। अब मैंने इसके साथ डी क्यों लिखा? डी ग्लूकोज। अब मैंने इस कंपाउंड के साथ डी क्यों लिखा? बात आ जाती है यहां पे, डी किसके साथ लिखना है? जहां पर डी इज रिटन विद दोज कंपाउंड इन विद द लास्ट कार्बन हैज OH ग्रुप ऑन राइट साइड। अब यहां पे मेन बात आ जाती है आपको पहचान करना कि कायरल ग्रुप कहां पे है। लास्ट कायरल ग्रुप, बात यहां पे लास्ट कायरल ग्रुप देखना है कि कहां पे मौजूद है। अगर आप इस चीज को पहचान लेते हैं ना, ये डी और एल कोई नाम देना बड़ी बात नहीं है, ये इजीली दे देंगे। तो पहचान करते हैं। असल में मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करके लिखूंगा ना, इससे पहचानना इजी हो जाएगा कि कायरल कार्बन है या नहीं है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH लगा होता है। असल में ये कुछ इस तरह होता है। अब देखिए इसके साथ दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं। जब सिमिलर ग्रुप एक कार्बन एटम के साथ लग जाए, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। लास्ट में हमने देखना स्टार्ट किया है, ये वाला कायरल कार्बन नहीं है। सही है। अब इसके बाद इससे ऊपर वाले पे जाता हूं, अब इसको उसी तरह करके लिख लेते हैं, CH2OH। अब मैं इससे ऊपर वाले पे गया, यहां पे देखा इस साइड पे अलग फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे अलहदा है, इस साइड पे अलहदा है और इस साइड पे भी अलहदा। मतलब ये वाला हमारे पास कायरल कार्बन है, लास्ट वाला। मेन बात आ जाती है लास्ट वाला। अब मैंने यहां पे देखा इस लास्ट वाले कार्बन आइटम पर जो OH ग्रुप है वो मेरा राइट साइड पे है। जब राइट साइड पे है तो मैं इसके साथ डी लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहां पे एक बात लिखी हुई है कि डी आपने हमेशा उन कंपाउंड के साथ लिखना है जहां पर क्या हो कि राइट साइड OH ग्रुप मौजूद हो। यहां पे राइट साइड पे पाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ डी ग्लूकोज। और ये हम अमूमन घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक और आ जाती है एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज का देख लेते हैं हम। हमारे पास एक और एग्जांपल है एल ग्लूकोज। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमने बना लिए। सिर्फ यहां पे वही काम, एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, OH H H OH OH, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना था यहां से। यहां पे इस साइड पे, इस पे OH इस साइड पे आएगा, बाकी H H OH OH H और यहां पे भी
OH है। ये हमारे पास ग्लूकोज का, और यहाँ पे वही बात CH2OH, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमने ये मालूम करना है आया ये डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, कोई और कंपाउंड है। बात वही है, आपने लास्ट स्टार्ट करना, लास्ट कार्बन आइटम से, और ये ढूंढना है कि लास्ट वाला कार्बन आइटम कौन सा है। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मैंने ये देखा ये वाला कार्बन आइटम नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप सिमिलर लगे हुए हैं। जब सिमिलर हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए, कार्बन की पहचान ये है कि उसके साथ 4 ग्रुप लगे होते हैं, चारों के चारों डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे 2 सिमिलर आ जाते हैं, इसलिए हमने कहा ये कार्बन नहीं है। लेकिन ये वाला देख लें, ये वाला ग्रुप अलग लगा हुआ, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो मैंने कहा कि ये वाला कार्बन आइटम है ना, ये वाला मेरे पास कायरल कार्बन आइटम है। जब ये वाला कायरल कार्बन आइटम है, सेकंड बात आपने ये देखनी है, इसमें OH ग्रुप या फिर हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप किस साइड पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। मैंने देखा कि ये मेरे लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे है तो इसके लिए मैं L यूज करूंगा। क्या है मेरे पास, इसका नाम आ जाएगा L ग्लूकोज, मेरे पास इसका नेम आ जाएगा L ग्लूकोज। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में ना, ये थे हमारे पास एग्जांपल्स। इसके बाद फ्रुक्टोज भी होता है, डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना, सिर्फ और सिर्फ एक कि हमने पोजीशन चेंज की है एक कार्बन आइटम की, इस वाला ग्रुप इस साइड पे लगा, इस वाला इस साइड पे आ गया, इससे पूरे का पूरा मॉलिक्यूल का फंक्शन चेंज हो जाता है। डी ग्लूकोज हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये हमें एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। जबकि अगर एल ग्लूकोज यूज कर लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो आपकी डेथ भी पॉसिबल है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया मॉलिक्यूल में, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कहां पे चेंज आ रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। तो जब अरेंजमेंट ऑफ एटम पे चेंज आया तो हमारे पास क्या हुआ कि एक डेडली बन गई, एक हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को कहता है कि कुछ न कुछ एक दो नुकसानात हैं। वो क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक, इसके क्या का ड्रॉबैक है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहला वो कहता है कि 2 वर्ड है हमारे पास, GL स्मॉल d स्मॉल l एंड DL always intermix, उसने कहा कि हमारे पास डी एल स्मॉल डी स्मॉल एल और लार्ज डी लार्ज एल जो वो हमेशा इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब चारों वर्ड्स का मतलब क्या है, ये वाले वर्ड का मतलब यह है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम इस्तेमाल करते थे। ये वाला जो डी है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है कि कहता है जब हम लाइट को पास करते हैं कंपाउंड में से, तो वो कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। वो कंपाउंड लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये क्या करेगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। रोटेट लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या करता है कि हमारे पास लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। इसके बाद सेकंड टर्म है एल स्मॉल एल, ये वाला। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है कि जब आप लाइट को गुजारे कंपाउंड के सॉल्यूशन में से, तो क्या कहता है ये इसको लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब वो कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, हम कहेंगे लिवो रोटेटरी है। वो जो कंपाउंड है वो हमारे पास
लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। जब वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है तो हम क्या करते हैं कि उसमें करता क्या है कि लाइट को रोटेट लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। और डी और एल लार्ज का आपको पता ही है, ये हमने कहां से कंपेयर किए हैं, ये यहां से हमने निकाले हैं। अगर ग्लेशियर एल्डिहाइड में OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो हम उसको डी कंपाउंड कहेंगे, और इसका कंपैरिजन हम मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ करते हैं। अगर यही वाला OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो हम कहेंगे ये एल कंपाउंड है। और जिस कंपाउंड के साथ हम मुवाजना कर रहे हैं अगर उसमें भी ये लेफ्ट साइड पे हुआ तो उसको हम एल कंपाउंड कहेंगे, जैसे डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। यहाँ पे यही चीज ज्यादातर वो कंफ्यूज कर रही थी। ये स्मॉलर डी स्मॉलर है, लार्जर डी लार्जर है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते थे। अब इसके बाद इस बात का सोल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, डायरेक्ट उस मॉलिक्यूल को देखते हैं और हम अंदाजा लगा लेते हैं ये किस डायरेक्शन में कोई एटम्स वगैरह लगे हुए हैं। इस वजह से हम कहते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमारे पास नेक्स्ट RS नोमेनक्लेचर है। यह समय बताती एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ये एग्जैक्ट बता देते कि यहां पे एटम होंगे। जैसे में एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन tells, असल में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा tells about the exact arrangement of atom in space। ये असल में एटम के अरेंजमेंट को बता दे एग्जैक्ट। हम किसी के साथ कंपेयर, यहां पे मैंने लिखा है कि हम कंपैरिजन के थ्रू बताते हैं कि क्या एटम की अरेंजमेंट होगी, लेकिन यहां पे हम कंपैरिजन नहीं करते, डायरेक्ट बता देते हैं कि एटम की अरेंजमेंट स्पेस के अंदर किस तरह की होगी। वैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं ये वाला जो है हमारे पास कंपाउंड है, यहां पे मेरे पास लगा हुआ है H, यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे लगा हुआ है I और यहां पे लगा हुआ है ब्रोमीन। अब इसकी मैंने निकालनी है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए RS नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहता है कि एटम्स की प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। सिंपल वर्ड अगर कहूं ना, तो जिस एटम का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। यहां पे अगर देखा जाए इस एटम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मैंने इसके ऊपर 1 लिख दिया, इसके बाद इसका है 2 लिख दिया, इसके बाद इसका है 3 लिखा, इसके बाद इसका है 4 लिखा। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वो बॉटम में हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला आइटम है वो बॉटम में होना चाहिए। असल में यहां पे बॉटम है, लेकिन अगर आप इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लाते हैं, बैक ऑफ द व्हाइट बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने 4th कार्बन एटम को, जो भी हमारे पास 4th पोजीशन पे हो या सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा, उसको आपने नीचे लिखना है फिशर प्रोजेक्शन में।
अगर आप थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको आपने बैक साइड पे लिखना है। मेन बैक साइड का आपने इसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि आप यहां पे कार्बन एटम आ जाएगा, यहां पे आयोडीन, यहां पे हमारे पास ब्रोमीन, ये हमारे पास CH3, यहां पे CH3 और यहां पे ये वाली चीज यहां पे H आ जाएगा। अब ये जो वेज डैश वेज होती है, इसका मतलब ये होता है ये बैक ऑफ द व्हाइट बोर्ड है। अब यहां पे आ जाए इस मॉलिक्यूल पे, मैं इसकी वो करना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकालते हैं, किस तरह असाइन करते हैं इसको नाम। आपने सिर्फ सिंपल काम करना है, मिलाना है, सिर्फ लोवेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले को छोड़ देना है, उसके ऊपर हाथ रख देना है, बाकी को आपस में मिलाना शुरू करना है। मैंने मिलाना शुरू किया, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3, वैसे तरतीब ये रखनी है 1 2 3। मैंने यहां से मिलाना स्टार्ट किया और एक एरो बना देना, ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो हम कहेंगे ये नेगेटिव। ये थी हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इस एटम। इसी तरह दूसरे एटम की भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्योरिटी ऑर्डर निकालना आ जाए। ये था आज के लेक्चर में कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है और इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर मैं बता दूं, यहां पे जो आज पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात डी और एल का मतलब है। अगर आपको डी और एल का मतलब आता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड के लिख सकते हैं। जरूरी है हमारे पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अलावा और कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप उनमें से भी कोई कंपाउंड दे दे तो आप इजीली बता सके कि ये वाली चीज हमारे पास डी वाली है, ये वाली एल वाली है। ये आज के लेक्चर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से ड्रॉबैक थे? एक ही ड्रॉबैक था कि डीएल और डीएल, स्मॉल डीएल और लार्ज डीएल आपस में मिक्सअप हो जाते थे। इस वजह से ये थोड़ा सा हम यूज नहीं करते, इसलिए हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना पड़ा। अब हम मैक्सिमम चीजों में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ही इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।